हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम विद्युत ऊर्जा से संबंधित तथ्य की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो क्लिप में हमने चैप्टर विद्युत धारा एवं विद्युत सामर्थ्य से संबंधित तथ्य में विद्युत धारा को देखा था। आज हम एक ऐसे परिपथ को ले रहे हैं जिसमें एक विद्युत सेल लगा हुआ है और ये सेल इस परिपथ में आवेश के प्रवाह के लिए विद्युत ऊर्जा देता है। तो आप जानते हैं कि किसी भी आवेश को परिपथ में चलने के लिए बाह्य स्रोत से, बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की पूर्ति हम सेल लगा करके करते हैं। तो ये विद्युत सेल है, इस सेल को हम लगाए हैं और ये सेल इस परिपथ में आवेश के प्रवाह के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। अब आप जानते हैं कि सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज जहाँ होता है वहाँ पर आप उच्च विभव कहते हैं और जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है वहाँ पर निम्न विभव कहते हैं। इसको आप देख चुके हैं। तो इस सेल को लगा करके हम परिपथ के इस बिंदु और इस बिंदु पर विभव देते हैं, जिसमें पहले बिंदु पर जो विभव है वो उच्च विभव है और दूसरे बिंदु पर जो विभव है वो निम्न विभव है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच, परिपथ ये पूरा है, इस परिपथ में इन दोनों बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो गया, विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो गया। और जब विद्युत विभवांतर उत्पन्न होता है तो आवेश का प्रवाह परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होने लगता है। अब विद्युत सेल के लगाने से आवेश का प्रवाह, आप जानते हैं कि आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन ही आवेश के वाहक के रूप में काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर ऋण आवेश है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इस प्लेट पर धन आवेश है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस दिशा में चलने लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलने लगता है तो आप जानते हैं कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा को माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इस माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर चलता है और धारा प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर चलती है। इतना हो गया। अब हम देखेंगे कि ये विद्युत सेल जो विद्युत ऊर्जा देता है वो विद्युत ऊर्जा की माप हम कैसे करते हैं। यानी विद्युत ऊर्जा कहते हैं किसको, इसको देख लें। तो विद्युत ऊर्जा क्या लिखेंगे कि परिपथ में आवेश के प्रवाह के लिए विद्युत सेल द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है उसी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो ये हमारा हो गया विद्युत ऊर्जा। अब इस विद्युत ऊर्जा को हम सेल द्वारा किए गए कार्य के रूप में देखते हैं। जैसे कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के पर्याय होते हैं। जब हम कहते हैं कि सेल द्वारा दी गई ऊर्जा तो उसका मतलब होता है कि सेल द्वारा किया गया कार्य। तो सेल जब कार्य करता है तो आवेश इस परिपथ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है और धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो सेल द्वारा जो ऊर्जा प्रदान की जाती है वही सेल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो आप जो है विद्युत विभव में पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु से, या लिख लेते हैं हम विद्युत ऊर्जा की माप कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। तो जैसे सेल के द्वारा अगर t समय के लिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो इस t समय में कितना आवेश वो प्रवाहित कर देता है, उस आवेश का मान अगर Q हो तो विद्युत विभव बराबर क्या हो जाता है, सेल द्वारा किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। तो क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा की माप। यदि सेल के प्लेटों के बीच का विभवांतर भी हो, इसका आशय यह है कि आप जानते हैं कि इस प्लेट पर उच्च विभव होता है, इस प्लेट पर निम्न विभव होता है। तो दोनों प्लेटों के बीच विभव का अंतर हो जाता है। तो वो विभवांतर क्या है, V है। तो Q आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा किया गया कार्य।
सेल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? आप जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है? विभवांतर इज इक्वल टू दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह में किया गया कार्य। क्या लिखेंगे? सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश। तो अब प्रवाहित आवेश तो Q है और सेल द्वारा किया गया कार्य अगर W हो तो W अपान Q लिख देंगे तो क्या आ जाता है? V आ जाता है। यदि क्या लिखेंगे? यदि सेल द्वारा किया गया कार्य W हो तो V इक्वल टू क्या हो जाता है? W अपान Q, ये हो जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो बिंदुओं के बीच सेल को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य बटे प्रवाहित आवेश जो होता है वो विद्युत विभवांतर होता है। तो ये एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, ये सेल द्वारा प्रवाहित आवेश इस बिंदु से इस बिंदु की ओर हो रहा। तो Q आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य होगा वो कार्य बटे प्रवाहित आवेश कर देते हैं तो विद्युत विभवांतर मिल जाता है या प्लेटों के बीच का विभवांतर मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाता है अतः किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाता है? V इंटू Q, ये हो जाता है V इंटू Q। अब ये किया गया कार्य हो गया। चूँकि सेल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वही सेल की विद्युत ऊर्जा होती है। तो क्या लिखेंगे कि चूँकि सेल द्वारा किया गया कार्य ही सेल द्वारा दी गई विद्युत ऊर्जा होती है, अतः Q आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? W, और अब यहाँ से क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू W इज इक्वल टू V इंटू Q, ये हो गया एक। यानी सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा इज इक्वल टू सेल द्वारा किया गया कार्य इज इक्वल टू V इंटू Q। ये तो हो गया हमारा सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा विद्युत विभवांतर के रूप में या विद्युत वाहक बल के रूप में। चूँकि ये सेल के प्लेटों के बीच का विभवांतर जो होता है उसी को विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। तो ये हो जाता है सेल द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा विद्युत वाहक बल के रूप में या फिर विभवांतर के रूप में। तो क्या लिखेंगे? अतः विभवांतर, ये दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, सेल के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, इसको विभवांतर भी कहते हैं, इसको टर्मिनल पोटेंशियल भी कहते हैं, इसको विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। या विद्युत वाहक बल के रूप में सेल की विद्युत ऊर्जा E बराबर QV या VQ, ये हो गया। अब विद्युत धारा के रूप में सेल की विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी? क्या लिखेंगे? यदि यह आवेश Q t समय में प्रवाहित हो तो Q इक्वल टू क्या लिखते हैं? I इंटू टी, जहाँ I क्या है? जहाँ I विद्युत धारा। देखिएगा ये I हम पहले दिन ही बता चुके हैं कि I क्या होता है? विद्युत धारा की तीव्रता होता है, लेकिन इसको सामान्यतः विद्युत धारा लिखते रहते हैं। तो Q इक्वल टू IT हो गया। अब यहीं से क्या हो जाता है? सेल द्वारा किया गया कार्य या इसी को कहते हैं सेल की विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा? किया गया कार्य W बराबर E बराबर क्या लिखेंगे? Q को लिखते हैं IT और V अपनी जगह, तो क्या हो जाता है? VIT। ये विद्युत धारा के रूप में सेल की विद्युत ऊर्जा हो गई। तो यहाँ से हम सेल की विद्युत ऊर्जा को हम देखें विद्युत धारा के रूप में और विद्युत वाहक बल अथवा विभवांतर के रूप में। अब आगे हम ओम के नियम में अगर देखेंगे तो हम देखते हैं कि ये जो होता है परिपथ का प्रतिरोध होता है। R जो होता है, R को कहते हैं परिपथ का प्रतिरोध। क्या कहते हैं? परिपथ का प्रतिरोध। और ओम के नियम में बताया गया है, आगे आप ओम का नियम पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है
कि विभवांतर V इक्वल टू करेंट I इंटू रेजिस्टेंस R, ये बताया गया है। तो यहाँ से अगर हम V की जगह IR रख दें, V की जगह IR रख दें तो एक और फार्मूला बन के आएगा। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसी को लिखेंगे आप W इक्वल टू E इक्वल टू V इंटू I की जगह V बाई R, I की जगह क्या लिख सकते हैं, V बाई R लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, इंटू T। क्या हो जाता है यहाँ से W इक्वल टू E इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T, एक और फार्मूला बन गया। सेल द्वारा किया गया कार्य या सेल की विद्युत ऊर्जा इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T। अब इसी में हम V की जगह IR रख सकते हैं, तो क्या हो जाता है फिर, सिंस V इक्वल टू IR, तो क्या हो गया यहाँ से W इक्वल टू देयरफॉर W इक्वल टू E इक्वल टू, यहाँ से V की जगह IR इंटू I इंटू T, क्या हो गया यहाँ से W इक्वल टू E इक्वल टू I स्क्वायर R T, एक फार्मूला ये हो गया। तो विद्युत ऊर्जा के लिए कितने फार्मूले, पहला E इक्वल टू W इक्वल टू V Q, दूसरा E इक्वल टू W इक्वल टू V I T, तीसरा E इक्वल टू W इक्वल टू V स्क्वायर बाई R T, चौथा W इक्वल टू E इक्वल टू I स्क्वायर R T। तो ये 4-5 फार्मूले हो गए आपके सामने सेल की विद्युत ऊर्जा के लिए या सेल द्वारा किए गए कार्य के लिए। तो परिपथ में अगर सेल Q आवेश को प्रवाहित करता है T सेकेंड में और परिपथ में धारा I बह रही होती है, तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कह लें या सेल द्वारा किया गया कार्य कह लें, वो V इंटू Q हो सकता है, V इंटू I इंटू T हो सकता है, V स्क्वायर बाई R इंटू T हो सकता है, या I स्क्वायर R इंटू T हो सकता है। तो ये हमारा हो गया सेल की विद्युत ऊर्जा। अब सेल का सामर्थ्य, क्या सेल अगर ऊर्जा दे रहा है तो उसका कुछ पावर होगा, उसका सामर्थ्य होगा, उसी को हम सेल का सामर्थ्य कहते हैं। तो सामान्य भाषा में आप सामर्थ्य की परिभाषा को पढ़ते हैं कि 1 सेकेंड में किया गया कार्य किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा मशीन द्वारा 1 सेकेंड में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम कहते हैं उसका सामर्थ्य, उसका पावर, उसकी शक्ति। तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत सेल का सामर्थ्य या विद्युत सेल की शक्ति या पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। तो आप जानते हैं कि पावर क्या होता है, यूनिट टाइम में व्यक्ति, वस्तु अथवा मशीन के द्वारा किया गया कार्य होता है। तो क्या लिखते हैं, सिंस किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा मशीन द्वारा 1 सेकेंड में किया गया कार्य इसी को हम कह सकते हैं दी गई ऊर्जा को उस व्यक्ति, वस्तु अथवा मशीन का सामर्थ्य कहते हैं। इसे कैसे लिखते हैं, P से लिखते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ से हो गया, चूँकि विद्युत सेल काम कर रहा है, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को प्रोवाइड कर रहा है, ऐसी स्थिति में विद्युत सेल द्वारा 1 सेकेंड में किया गया कार्य या विद्युत सेल द्वारा 1 सेकेंड में दी गई विद्युत ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, सेल का विद्युत सामर्थ्य कहेंगे। तो क्या हो गया, अतः सेल द्वारा 1 सेकेंड में किया गया कार्य अथवा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। यहाँ पर ऊर्जा की जगह हम विद्युत ऊर्जा लिखेंगे क्योंकि सेल क्या करता है, विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्या अगर T सेकेंड में सेल W जूल कार्य कर रहा हो या फिर E जूल ऊर्जा प्रदान कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में पावर P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन T। कैसे, सिंस T सेकेंड में W जूल कार्य कर रहा है तो 1 सेकेंड में जो कार्य करेगा वही क्या होता है, पावर होता है। तो ये जाता है, चूँकि T सेकेंड में W कार्य तो 1 सेकेंड में क्या हो जाता है, W अपॉन T कार्य। तो 1 सेकेंड में जो किया गया कार्य होता है क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, P कहते हैं। तो P इक्वल टू क्या हो जाता है, W अपॉन T। ये हमारा सामर्थ्य हो गया। तो क्या लिखेंगे, यदि T समय में विद्युत सेल द्वारा किया गया कार्य अथवा दी गई ऊर्जा
W बराबर E हो तो सेल का सामर्थ्य क्या, यहाँ से P इजक्वल टू क्या हो जाएगा, P इजक्वल टू W/T, ये सामर्थ्य हो गया। अब हम W का मान अभी अभी देखे हैं, 4 फार्मूले से देखते हैं। कैसे, पहला W इजक्वल टू Q इंटू V, दूसरा W इजक्वल टू V इंटू I इंटू T, तीसरा W इजक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T, और चौथा W इजक्वल टू I स्क्वायर RT। तो क्या लिखेंगे कि सिंस W इजक्वल टू E इजक्वल टू V क्यू भी एक हो गया, दूसरा VIT, तीसरा V स्क्वायर बाई R इंटू T, और चौथा I स्क्वायर RT। ये W इजक्वल टू होता है इतना। W इजक्वल टू एक बार इसको देखें, W इजक्वल टू इसको देखें, W इजक्वल टू इसको देखें, W इजक्वल टू इसको देखें। तो ऐसी स्थिति में अब P इजक्वल टू क्या हो जाएगा, विद्युत सामर्थ्य P इजक्वल टू W/T, और ये क्या हो जाएगा QV/T, और Q/T इजक्वल टू क्या होता है, I होता है, इजक्वल टू VIT/T इजक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T बाई T इजक्वल टू I स्क्वायर RT/T। अब इन सबको हल करेंगे आप तो क्या आ जाता है हमारे पास, P इजक्वल टू W/T इजक्वल टू Q/T I होता है, तो क्या हो जाएगा VI, यहाँ से भी VI हो जाएगा, इजक्वल टू V स्क्वायर बाई R इजक्वल टू I स्क्वायर R। ये P का 4 फार्मूला हो जाएगा। इसको अलग अलग अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे, पहला फार्मूला हो जाएगा P इजक्वल टू किया गया कुल कार्य बटे समय, दूसरा फार्मूला हो जाएगा P इजक्वल टू V इंटू I, तीसरा फार्मूला हो जाएगा P इजक्वल टू V स्क्वायर बाई R, और चौथा फार्मूला हो जाएगा P इजक्वल टू I स्क्वायर R। ये 4 फार्मूले हो जाएंगे आपके लिए P का। चारों फार्मूलों को आप याद रखेंगे, जैसे जहाँ सवाल होगा वैसे आप करेंगे। अभी ये विद्युत सामर्थ्य हो गया। विद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा, तो विद्युत सामर्थ्य कहें चाहे सामर्थ्य कहें, मात्रक दोनों सेम होगा। तो जब हम सामर्थ्य का मात्रक जानते हैं वाट होता है या जूल प्रति सेकंड होता है, तो विद्युत सामर्थ्य का मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये विद्युत सामर्थ्य भी एक प्रकार का सामर्थ्य है, केवल विद्युत सेल का है, इसलिए हम विद्युत सामर्थ्य कहते हैं इसको। तो जो सामर्थ्य का मात्रक होता है, जो पावर का मात्रक होता है, वही विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होगा। तो क्या हो जाता है, सामर्थ्य का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, और इसी को आप कहते हैं, जिसे वाट भी कहते हैं, वाट भी कहते हैं। तो इसको तो आप पहले से भी जानते हैं कि विद्युत ये सामर्थ्य का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, वाट होता है, तो यही विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है। इसी प्रकार से इसके पहले जो आप विद्युत ऊर्जा देखें, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो ऊर्जा का मात्रक होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, जूल कहेंगे। तो इस तरह से हम विद्युत ऊर्जा, इसके अलावा अगर बड़े मात्रक की तरफ जाएं तो इसका मात्रक किलोवाट होता है, मेगावाट होता है। तो इसको हम देखें, विद्युत सामर्थ्य के बड़े मात्रक क्या होते हैं, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, ये सब उसके मात्रक होते हैं। तो किलोवाट का मतलब 10⁻³ वाट, मेगावाट का मतलब 10⁻6 वाट, गीगावाट का मतलब 10⁻9 वाट। तो इस तरह से क्या लिखेंगे इसको, 10⁻³ वाट, ये क्या हो जाएगा 10⁻6 वाट, और ये हो जाएगा 10⁻9 वाट।
इस तरह से आप विद्युत सामर्थ्य के अन्य मात्रक को देखेंगे। तो आज हमने देखा कि सेल की विद्युत ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा कहते किसको हैं, विद्युत ऊर्जा की माप कैसे करते हैं या विद्युत ऊर्जा का मान कैसे निकालते हैं, जिससे संबंधित 4 फार्मूले रहे। पहला क्या, E इक्वल टू क्यू भी, दूसरा E इक्वल टू वी आई टी, तीसरा E इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी, और चौथा E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये 4 फार्मूले रहे विद्युत ऊर्जा के या कह लें सेल द्वारा किए गए कार्य के। और ये 4 फार्मूले किसके रहे, पावर की, सामर्थ्य की। तो ये सामर्थ्य के फार्मूले हुए और ये किसके फार्मूले हुए, विद्युत ऊर्जा के। तो ये विद्युत ऊर्जा के 4 फार्मूले हो गए और विद्युत सामर्थ्य के 4 फार्मूले हो गए। विद्युत ऊर्जा किसको कहते हैं, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत विद्युत सेल होता है जिसको आप जानते हैं, और विद्युत सामर्थ्य क्या होता है उसको आपने देखा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके एग्रीकल्चर फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।